चलिए, चलने का मतलब है कि आगे बढ़ा जाए, बढ़ाए। प्रैक्टिस कुछ कर भी रहे हो कि ऐसे ही बस आगे पढ़ते जा रहे हो? अभी तो बहुत से नालायक ऐसे होंगे जो आएंगे धीरे धीरे अभी। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो चल रहा है हमारा। पहला वर्ड है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होने का मतलब होता है भाग जाना। कहीं पर जैसे नहीं होता है कि रफू चक्कर हो जाना, एक हिंदी में कहा जाता है, वो इसी का नाम है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। हील नहीं, हील्स। तो देखो, शो का मतलब होता है दिखाना और हील्स का मतलब पता ही है, हाई हील्स। तो वही है कि दिखाना, यानी शो करना क्लीन पेयर ऑफ हील्स। मान के चलो कोई एक लड़का है, अब गया डरते डरते दोस्तों के चढ़ाने पर चला गया पास, और जाके बोला कि सुनो ना, कुछ बात कहनी थी, कुछ बात बतानी है, कई दिनों सोच रहा हूं, बताऊं कैसे, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये बात बड़ी सीरियस है। अब लड़की ने क्या किया कि अपना हील्स निकाल के हाथ में ले लिया और बोला कि ठीक है, अब बताओ क्या बताना है। तो क्या हो जाएगा, वो रफू चक्कर हो जाएगा, यानी टू रन अवे फास्ट। ध्यान देना, बहुत तेजी से कहीं से भाग जाना, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है रब अप द रॉन्ग वे। रब अप द रॉन्ग वे का मतलब होता है तंग करना, इरिटेट करना, अनॉय करना, उसे ही कहते हैं रब अप द रॉन्ग वे। किसी को तंग करना, परेशान करना, वही कहलाता है। देखो, रब का मतलब होता है रगड़ना। अब किसी को गलत तरीके से रगड़ रहा है, मान के चलो कोई ऐसी जगह पर जहां पर उसे कुछ चोट उट लगा है, नहीं होता है कभी किसी का कि कहीं चोट उट लग गया तो वहीं पर जाता है, दोस्त मिलता है, और बताओ क्या है। अब उसको तो चोट ऐसे ही लगा है, अब वहां पे क्या कर दिया, रगड़ दिया गलत तरीके से। यानी किसी को इरिटेट करना, तंग करना, परेशान करना, यही कहलाता है रब अप द रॉन्ग वे। जैसे यहीं पे मान के चलो दोस्त कोई बैठा हुआ है, अब दोस्तों की फितरत ये होती है कि किसी भी जगह पर चले जाएं, अब उनके मन में जो चल रहा है वो तो बता के ही मानेंगे। अब कोई बैठ के पढ़ रहा है, पीछे वाले के मन में कोई खुराफात एक आइडिया आया, अब वो चाहता है कि सामने वाले को सुनाऊं। अब क्लास चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पहले आइडिया है, दोस्त है, पहले बताऊंगा इसे। अब वो बताने लगा और मैं देखा कि बता रहा, डांट दिया उसे। अब आगे वाला है वो सुनना, मतलब सुनने के लिए मना कर रहा है, और पीछे वाला सुनाना चाहता है। बोला कि तुम मतलब मेरा सुनोगे नहीं, हम तुम्हारा सुनते, तुम हमारा नहीं सुनोगे। अब बोल रहा है कि ये आगे वाला सुनने को तैयार नहीं और पीछे वाले को सुनाए बिना चैन नहीं। अब बोला कि नहीं सुनेगा, पेन निकाला, कैप, और बोला सुनो ना। अब तो सुनना पड़ेगा उसे। इसी को क्या कहते हैं, रब अप द रॉन्ग वे, मतलब तंग करना, इरिटेट करना, एनॉय करना, परेशान कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हब्सन्स चॉइस। हब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प नहीं। देयर इज नो चॉइस, दैट इज नोन एज हब्सन चॉइस। यानी जिसके पास कोई विकल्प ना हो उसे ही क्या कहते हैं, हब्सन्स चॉइस। अब हब्सन चॉइस को याद कर लो, हस्बैंड की चॉइस। अब हस्बैंड चॉइस का बताओ कोई विकल्प होता है? ना विकल्प होने का मतलब यह है कि जैसे किसी की शादी नहीं होती है तो देखोगे तो बढ़िया से रहेगा, जहां मन करे वहां चला जाए, जहां जैसे मन करे ऐसे। जैसे दोस्त बोला कि चलो आज घूम के आते हैं नैनीताल से, तो कोई बात नहीं, चलो कल छुट्टी हो रहा है, चलो निकल जाते हैं, आज ही बोलो, आज ही निकल लेते हैं, कल की क्या बात है। लेकिन वही शादी हो जाए तो बोले कोई भी चीज है, पूछना चलो नैनीताल, अरे तुमको 5 मिनट बताता हूं, 10 मिनट बताता हूं कब चलना है। अब 5 मिनट इसलिए बोला कि जाके पूछ सके, और पूछने के बाद बताएगा। अब बताता है तो उसी को कहते हैं कि देयर इज नो चॉइस, दैट इज नोन एज हब्सन्स चॉइस, यानी नो अल्टरनेटिव, कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऐसा चॉइस नहीं है, उसे ही कहते हैं। देखो, अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव्स होना चाहिए, नो अल्टरनेटिव्स कहलाता है। अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट और अल्टरनेटिव दिखाता है, जो कोई भी अल्टरनेटिव कर सकते हो इसे, लेकिन एग्जाम में देखो तो अल्टरनेटिव्स कर देगा, यानी कोई भी अल्टरनेटिव्स ना होना, कोई विकल्प ना होना, वही कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है भद्दा, ऑकवर्ड, क्लमसी, डॉडी, यानी जो चीज सुटेबल ना हो, एबनॉर्मल हो, उसे कहते हैं ऑल थम्स। अब जैसे देखो तो सबके हाथ में 5 उंगली है और एक है थंब, बाकी 4 फिंगर्स हैं। अब इन चारों फिंगर, जैसे कोई ऐसा हो जिसके 5 के 5 उंगलियां सिर्फ उंगली ना हो, थंब हो,
सिर्फ अंगूठे हो, देखने में कैसा लगेगा? देख रहे हो, ये ऑकवर्ड जैसा लगेगा। तो वही कहता है ऑल थम्स का मतलब क्या है? क्लमसी एंड ऑकवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है अनियंत्रण, यानी नॉट इन कंट्रोल। आउट ऑफ हैंड्स उसे ही कहते हैं आउट ऑफ हैंड, यानी जो हाथ से नहीं, हाथ से निकल गया वो। अब हाथ से निकल गया यानी आउट मतलब बाहर, हैंड मतलब हाथ। जैसे कैच वगैरह होता है क्रिकेट मैच में, अब हाथ में आ गए तब तो ठीक है, लेकिन हाथ से बाहर जाने का मतलब क्या है? कंट्रोल में अब नहीं रहा। अब मैं जो है कंट्रोल में कहां है? आउट ऑफ हैंड्स हो गया। कोई भी चीज जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसे आउट ऑफ हैंड कहते हैं, जो उसके बाहर है, कंट्रोल के बाहर है। नेक्स्ट वर्ड है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी नहीं है कि तू तो निकला छुपा रुस्तम, तो वही है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी जिसका कोई उम्मीद ना था वो कुछ ऐसा काम कर जाए। जैसे कि अब साथ में कोई लड़का है, अब साथ में लड़का है, बार बार पूछता है भैया कैसे होता है, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो कैसे होगा। अब उसको बेवकूफ तुम घर पे जाकर पढ़ लिया करो, यहां के मेरा टाइम खराब करते हो। अब पता चला कि आने वाले 2-3 महीने में जो रिजल्ट आया सबसे पहले नंबर पर उसी का नाम है। तो अब नहीं होगा कि अरे तो छुपा रुस्तम निकला, ये तो ऐसा था कि जो लगता था कि तो बेवकूफ है लेकिन सबसे इंटेलिजेंट निकला, उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। देखो इसका जो ओरिजिन है वो बताता हूं। कहते हैं कि प्राचीन काल में जैसे लोग ना घोड़ों पे सट्टा लगाते थे, देखा होगा जो हॉर्स राइडिंग होता है ना, तो पहले यही चलता था। आज भी है, विदेशी जो लोग होते हैं करते हैं, विदेशों में ऐसा चलता है। तो वहां क्या था कि बहुत से ऐसे घोड़े थे जिन पर दांव खेला जा रहा था। उसमें से एक घोड़ा था ब्लैक कलर का। लोगों ने उस पर दांव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसका रंग था काला, और इसीलिए उस पर दांव नहीं खेला, और लास्ट में वही जो विनर रहा वही जीता। और उसकी वजह से ही वहां से एक ईडियम को जोड़ दिया गया डार्क हॉर्स, उसी से लेके, जिसका मतलब क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड विनर। यानी छुपा रुस्तम तो चलो कहने की भाषा में हो गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो मीनिंग आपके एग्जाम में मिलेगा वो होगा अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी कोई कल्पना ना की गई हो। नेक्स्ट वर्ड है वैनिश इन द एयर। वैनिश इन द एयर का मतलब होता है अचानक से कोई गायब हो जाना, यानी डिसअपीयर। कोई भी चीज सडनली कोई क्या हो जाए, पूरी तरीके से गायब हो जाना, अचानक से कोई चीज गायब हो जाना, वही क्या है ये? वैनिश इन द एयर। देखो एक शब्द ही होता है वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब। दो शब्द है, देखो एक तो ईडियम बन गया और ईडियम बना है इस वर्ड से। वैनिश का मतलब ही होता है गायब, डिसअपीयर। एक होता है वैनिश पाउडर या फिर लिक्विड मिलता है घर की सफाई में, घर के जो सफाई करते हैं उनको पता होगा, पता है कि नहीं? तो इसे ही कहते हैं वैनिश। अच्छा कपड़ा, अब मुझे नहीं पता, तो इसीलिए जो करता होगा उसको, जो यूज किया है उसको पता होगा। लेकिन दाग धब्बों के लिए भी यूज करते हैं इसको, जैसे वैनिश अलग मुझे नहीं पता उतना, लेकिन ये समझ लो चाहे कपड़े धो चाहे घर धो कुछ भी धो, ये दाग धब्बों को गायब कर देगा। इसीलिए वैनिश का मतलब होता है गायब, और वही कर दिया वैनिश इन द एयर, यानी क्या हो जाना? अचानक से गायब हो जाना, डिसअपीयर कंप्लीटली हो जाना, वही कहलाता है क्या? वैनिश इन द एयर। नेक्स्ट वर्ड है आपका गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन। गाला डे का मतलब होता है कि जो खुशी का दिन हो, जो हैप्पीनेस डे है। एक और वर्ड था अ रेड लेटर डे, कराया हूं ना, हैप्पी एंड मेमोरेबल डे था, वैसे ही है ये गाला डे। गाला डे का मतलब ही वही है खुशी का दिन, यानी जो क्या है? हैप्पीनेस डे है, मेमोरेबल डे है, सिग्निफिकेंट डे है, उसे ही कहते हैं गाला डे। अब गाला डे को याद करो, इसे गले लगा के जो दिन एक आता है ना, ईद, ईद के दिन एक दूसरे को गले लगा के सेलिब्रेट करते हैं, यानी एक प्रकार का कैसा वो दिन है? तो गाला डे है, खुशी का दिन है, तो गाला डे उससे याद आ जाएगा, यानी हैप्पीनेस डे, मेमोरेबल डे, सिग्निफिकेंट डे, उसको ही कहते हैं गाला डे। नेक्स्ट वर्ड है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, गैफल हो जाना। इसी बार एनडीए में पूछा गया सवाल है, 2022 में ये पूछा गया सवाल है। ऑल एट सी जो है, ऑल एट सी जो ईडियम बना है उसके ओरिजिन पॉइंट को बताता हूं, गौर से सुनना। एक बात बताओ कि भारत से यूरोप तक आने और जाने के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। बचपन से क्या सुनते आ रहे थे कि भारत की खोज कौन किया? बचपन में सुनते थे, हम लोग भी छोटे थे तो बोलते थे भारत की खोज कौन किया। अब नहीं पता तो 2 लगा देते थे, तुमको इतना नहीं पता है। धीरे धीरे बुद्धि खुली, बड़े हुए, पता चला कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया।
फिर बड़े हुए, फिर पता चला कि भारत की खोज नहीं किया, समुद्री मार्ग की खोज की। कहते हैं कुस्तुनतुनिया पर अधिकार का होना पूरी तरीके से बंद कर दिया यूरोप से भारत तक के आने के रास्ते को। और उसके बाद सबसे पहले 1487 में सबसे पहले एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास ने 1487 में निकला। उसके बाद 1494 में निकला कौन? कोलंबस। और 1494 में था ना, सॉरी 1494, आप सही है। उसके बाद 1498 में कौन? 1498 में कौन निकला? वास्को डी गामा। अब देखो कि तीन लोग यहां पर, तीन लोग आए हैं, नाम आता है इसका। कहते हैं कि ये रहा यूरोप और यहां पर एक अफ्रीका एक जगह है जो यहां के, जहां यहां पर एक जो नीचे का एरिया है उसे कहते थे केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप। और वर्तमान में यही जो जगह है केप टाउन शहर के नाम से जाना जाता है। यहां से निकला, यहां से यहां तक का खोज पता चल चुका था किसे? बार्थोलोमियो डियास से। बार्थोलोमियो डियास वहां से पीट पाट के भगा दिया, चला गया वहां और जाके डेटा दिए तो बोला कोलंबस तुमसे नहीं होगा, मैं तुम्हारा भाई जाएगा। अब ये निकला। अब यहां तक तो रास्ता पता था, इसके आगे नहीं पता था। आना था ईस्ट में, ये ईस्ट में है, अब ये वेस्ट है। आना था ईस्ट में, चला गया वेस्ट में। इंडिया के खोज करते तो नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। यहां आना था इंडिया में, इसीलिए इसको ईस्ट इंडीज कहते हैं, इसीलिए ईस्ट इंडीज कंपनी के बारे में आप पढ़ते हो। फाइनली यहां से आया, कहते हैं कि अब्दुल मनीद एक नेविगेटर की मदद से यहां से निकला और केरल के कापक डब्बा जो पोर्ट है वहां पर मिला। कालीकट में केरल के कालीकट के कप्पक डाबू पोर्ट पर मिला है। पूरा इंफॉर्मेशन नहीं जाना करो तुम लोग। अब यहां पर निकला। एक बात बताओ, मैं ये जो भी आपको समझाया इसका रीजन आप देखोगे तो जितने भी लोग हैं, इसके अलावा और भी लोग प्रयास किए थे, लेकिन सब लोग असफल इसलिए रहे क्योंकि हर तरफ समुद्र था। यहां पर कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन यह था कि हर जगह समुद्र ही समुद्र है और समुद्र में कुछ दिखता नहीं है। आप कितना भी दूर चले जाओ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इन सबका कंफ्यूज होने का रीजन क्या था? समुद्र। तो वहीं से इडियम बना दिया गया। ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड हो जाना, चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। बताओ हर जगह समुद्र ही समुद्र हो जाए तो चकरा जाएगा। तो वही है ऑल एट सी, यानी चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है कठिन कार्य, हार्ड वर्क। यानी कोई कठिन काम है, कोई हार्ड वर्क है, उसे ही कहते हैं एल्बो ग्रीस। अब एल्बो का मतलब होता है कोहनी और ग्रीस का मतलब पता ही है, जैसे गाड़ी वाड़ी में ग्रीस लगाते हैं। अब देखो, हाँ, ग्रीसिंग जो होता है तो वही है एल्बो ग्रीस। जैसे जितने कठिन लोग जो काम करते हैं, जैसे मैकेनिक्स वगैरह को देखे होंगे, गराज में जो काम करते हैं उनको देखोगे तो पूरी तरह से ये ग्रीस लगा होगा। तो गाड़ी के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे ये इडियम प्रभावित है, उनसे ही दिया गया है कि जैसे जो लोग अंदर जाके गाड़ियों की मरम्मत करते हैं, काफी कठिन भरा काम करते हैं, उसे ही कहा जाता है एल्बो ग्रीस। तो एल्बो ग्रीस का मतलब वही है कि एल्बो पर ग्रीस का लग जाना। तो बहुत कुछ यूज होता है। अब एक एल्बो रूम होता है। एल्बो रूम का मतलब होता है पर्याप्त आजादी। ग्रीस अपने आप में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे कैसे बताऊंगा ग्रीस अगर कहीं दिखेगा तो ये हो जाएगा। एक आता है ग्रीस टू समन्स पाम, किसी के हाथ में ग्रीस लगाना, घूस लेना देना, ये हो जाता है। तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है कठिन कार्य, यानी किसी के अगर एल्बो में ग्रीस अगर लग रहा है तो ये समझ लेना कि वो अपने आप में कोई कठिन काम ही करेगा। अब जैसे हम लोग के एल्बो में ग्रीस लगेगा? नहीं लगेगा। तो कठिन तो कार्य है नहीं। कठिन कार्य का मतलब है जो फिजिकली आप कोई हार्ड वर्किंग जो करते हो। हमारा तो यहां से काम होता है, यहां ग्रीस लगता है, तो वही क्या है? एल्बो ग्रीस। अब देखो पहला वर्ड है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी रफू चक्कर होना, रब अप द रॉन्ग वे, अनॉय करना, इरिटेट करना, किसी को परेशान कर देना, रब अप द रॉन्ग वे कहलाता है। हब्सन चॉइस, कोई विकल्प नहीं। ऑल थम्स, आउट ऑफ हैंड, डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, वैनिश इन द एयर, गाला डे, ऑल एट सी, एल्बो ग्रीस। एक भी शब्द में कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान दो, आज की क्लास में अब इतना तो कम से कम 100 से ज्यादा इडियम करा दिया हूं, इसके पहले भी कराया हूं। तो आपको एक जनरली एक आइडिया लग चुका होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से करते हैं, लेकिन आप उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे होगे कैसे करना है। देखो मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो सब्जेक्टिव नहीं है तो
मतलब अगर सब्जेक्टिव है तो फिर ये रूल नहीं काम करता है, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर दे रहे हो, जो आपका एग्जाम का जो मॉड्यूल है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक कोई क्वेश्चन हो गया, उसके 4 ऑप्शंस हो गए। अगर ऐसा है, एक बात बताओ, अब ये ऑब्जेक्टिव मोड में जो है, एक क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक क्वेश्चन सही होगा कितने में से? प्रोबेबिलिटी हो गई 25% की, हुई ना? 1/4 का मतलब 25%। मैंने कहा अगर एक ऑप्शन को काट दिया तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3, जिसका मतलब हो गया 33.33%, हुआ ना? एक और ऑप्शन उड़ा दिया, 50% हो गया। अब ये 50% जो है, अब बोलोगे सर एक और काट दीजिए तो 100% हो जाएगा। यहां पर आप देखो कि 4 ऑप्शन को, जब 4 ऑप्शन एग्जाम में आया तो 25% था, और 25 से 50 तक आने में हमें 2 ऑप्शन को हटाना पड़ा। अगर 50% पर पहुंच गए तो यह समझ लेना कि जो आंसर दोगे उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंस लगा के इसको 100% में चेंज करोगे। अब इसका तरीका कैसे होगा? जो भी एग्जाम देना, एलिमिनेशन मेथड कहलाता है ये, एलिमिनेट करना किसी चीज को। अब इस एलिमिनेशन मेथड को क्या कहते हैं? जैसे मान के चलो आपके सामने ईडीएम से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है बी इन अ टाइट कॉर्नर। ध्यान से सुनना, इसमें कराना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बी इन अ टाइट कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है ऐसे कोना, जैसे इस रूम के 4 कॉर्नर्स हैं, तो अब ये कहीं ना कहीं कॉर्नर कहां पाया जाता है? तो या तो रूम में, कॉर्नर रूम में होता है ना। तो अब क्या करेगा कि आपके एग्जाम में ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनमें कॉर्नर का लिटरल मीनिंग पूछ दिया। यानी कॉर्नर को या तो रूम से जोड़ने की कोशिश करेगा या फिर किसी रूम के डायरेक्शन से जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे बी इन अ टाइट कॉर्नर, अब देखो कह रहा है कि इन अ कॉर्नर ऑफ रूम। अब बताओ कि रूम का कॉर्नर कह रहा है, हटा दो। इन अ डार्क कॉर्नर, कॉर्नर है तो कॉर्नर नहीं होगा, नन ऑफ दीज हटा दो। इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। समझ में आ रहा है ना? ये बस अभी आपको इसेंस दे रहा हूं। इसेंस देने का मतलब यह है कि आप वो ऑप्शन को हटा दो जो इनसे कोई रेलेवेंस रखते नहीं है। देखो यहां पर टू हिट बिलो द बेल्ट। अब बेल्ट से, एक बात बताओ, बेल्ट से मारने की बात कर रहा है, टू हिट प्रहार करना, बिलो नीचे, बेल्ट। अब देखो कि ऑप्शन कहीं भी मारने पीटने से नहीं होना। मारने पीटने का मतलब बेल्ट से किसी को मार देना। अब जैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, किसी को बेल्ट से मार देना, किसी को बेल्ट से किसी का जान ले लेना, यही करेगा ना? या फिर कहे किसी से बेल्ट से किसी को बांध देना, यही करेगा। अब लिखा है टू पनिश विद बेल्ट से होगा, बेल्ट होना ही नहीं है, आंसर क्या हो गया? यानी बेल्ट है तो बेल्ट आंसर नहीं होना, जूता है तो जूता नहीं। अब हील था, आया था क्वेश्चन, अब हील से संबंधित हुआ, मेकअप का सामान खरीदना, किसी पार्टी में जाना, यही पूछेगा। लेकिन आपको पता है कि हील्स अगर दिया है तो लिटरल कभी नहीं होगा। अब इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और तब जाके क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच पाओगे। अब देखो, टू बाइट द डस्ट, बाइट का मतलब होता है खाना या फिर काटना। देखो एक ऑप्शन को देखना, एक बार ऐसे ही गया था मैं एक जगह, ऑप्शन लिखा था बाइट की स्पेलिंग ये था, BYTE। ऑप्शन होता है ये बाइट, तो देखा पता नहीं कि गेट अ डिलीशियस टेस्ट इन एवरी बाइट, तो बाइट ये था। बुलाया, मैं बोला कि बाइट की स्पेलिंग ये नहीं है, बाइट की स्पेलिंग वो होती है। ये बाइट होता है कि जैसे कंप्यूटर वगैरह में इतने बाइट, जैसे बिट का बाइट होता है, जैसे 1 GB में कितने MB होते हैं, और KB होता है, उसमें बाइट होता है। जैसे गीगाबाइट मेगाबाइट नहीं पढ़े हो, टेराबाइट होता है, तो वही बाइट वो है। अब देखो बाइट का मतलब होता है खाना से, यानी खाने से और काटने से, 2 चीज होगा। अब देखो कि बाइट है और यहां डस्ट का मतलब है धूल, तो ना आंसर कोई खाने से होगा। अब जैसे बोलेगा कि तू बाइट द डस्ट, यानी धूल खा लेना, बहुत ज्यादा खा लेना, कम खा लेना, ये सब नहीं होना। ईट वोरेसली नहीं होना, हैव नथिंग टू ईट नहीं होगा, ईट नहीं होना, आंसर डी। यानी इतना समझना है कि जो पूछा है जो वर्ड, उससे मिलते जुलते क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मली वो नहीं होगा। जैसे पानी दिया तो पानी नहीं, जैसे अगर पानी लिख दिया तो पानी नहीं, रेड दे देता है तो रेड से लाल से नहीं होगा, कोई कलर से नहीं होगा।
जैसे देखो यहां है इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब होता है, देखो अब ऑप्शन या तो नट से नहीं होना या सेल से नहीं होना। नट्स है काट दो, सेल है काट दो, अब दो ऑप्शन बच गए। मैंने क्या बोला कि दो ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली और पैक्ड वेरी टाइटली। इन अ नट शेल, इन अ नट शेल का मतलब होता है एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, संक्षिप्त में बोलना, संक्षिप्त में समझाना। समझ में तो आ रहा है ना? आगे देखो, टू बार्क द रॉन्ग ट्री। बार्क का मतलब होता है भौंकना, कुत्ते के भौंकने की आवाज को बार्क कहा जाता है। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, या तो कोई ऑप्शन कुत्ते से नहीं होगा और ना ही कोई पेड़ से होगा, यानी ऑप्शन न कुत्ते से होना ना पेड़ से होना। अब देखो यहां लगा है टू मेक अ साउंड लाइक डॉग। टू साउंड और अपीयर, साउंड से कोई मतलब ही नहीं है। टू डू समथिंग दैट विल गेट नॉट रिजल्ट, टू कवर वन सेल्फ विद द आउटर ऑफ अ रॉन्ग ट्री। तो ट्री से नहीं होगा तो ऑप्शन क्या है? सी। ऐसे ही करना है आपको, ये समझते हुए चलना है कि जो ऑप्शन नहीं होगा हटाओ। हमारा जो राष्ट्र कत्लेआम मचा दो नादिर शाह की तरह। नादिर शाह याद है दिल्ली में कैसे कत्लेआम मचाया था? वैसे ही ऑप्शन पे मचाना है। तो फाइट टूथ एंड नेल, ना नेल से होगा ना टूथ से होगा। फाइट लिखा है, फाइट से नहीं होना। देखो फाइट लिखा है तो फाइट में ना बैटल आएगा, ना कोई अटैक आएगा, ना कोई लड़ाई आएगा। फाइट नहीं होगा, फाइट नहीं होगा, फाइट नहीं होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया ना? ऐसे ही करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। टू एंड इन स्मोक, अब स्मोक का मतलब होता है धुआं, तो स्मोकिंग नहीं होगा, फायर नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? सी। अब ना बर्न से होगा, ना फायर से होगा, ना स्मोकिंग से होगा। नेक्स्ट देखो, अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अब यहां पर कह रहा है अब ऑप्शन फ्रेंड से नहीं होगा, दोस्त से नहीं होगा। देखो फ्रेंड गया, फ्रेंड गया, फ्रेंड गया, यानी फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि जैसे नई मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो वही है ये कि अच्छे मौसम रहे तो साथ रहे, बुरा मौसम आया तो छोड़ के चले गए। यानी ये मौसम का मतलब ये है, मौसम नहीं होता है, अपने जीवन की मौसम की बात कर रहा है कि जब खुशहाली है तो साथ रहा और जब दुख का पहाड़ है तो छोड़ के चला गया। उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड या फ्रेंड्स कि जो फेयर वेदर का फ्रेंड है। ये फेयर मतलब अच्छा होता है, वेदर का मतलब मौसम और फ्रेंड का मतलब दोस्त। नेक्स्ट है आपका रीड बिटवीन द लाइन। अब देखो, रीड द लाइन्स विथ ग्रेट स्पीड, इंटरप्ट द लाइन्स रॉन्गली, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर। अब देखो रीड से रीड नहीं होगा, रीड नहीं होगा, लाइन से लाइन्स नहीं होगा, फाइंड मोर मीनिंग देन, जैसे कोई छुपे हुए शब्दों के मतलब को समझना। एक आखिरी देख लो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखो कैट है, अब बिल्ली से बिल्ली नहीं होगा, यानी अगर कैट दिया है, कैट से कैट नहीं होना, डॉग से डॉग नहीं होना, तो ये शब्द दिखाता है। अब जैसे देखो इसका मतलब होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है अपने राज को खोल देना। कोई जैसे राज खुल गया उसको खोल देना, वही कहलाता है, यानी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ध्यान से देखो, ये जो है, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब वो क्वेश्चन थे जो कि इस पे बेस्ड हैं। ये है लेवल 1। अब लेवल 2 के जो क्वेश्चन होंगे उसको ध्यान से देखना, ये करा चुका हूं। पास द हैट, अब पास द हैट का मतलब होता है, अब देखो इसमें से कोई क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो यहां पर क्या लग रहा है, क्या पास द हैट कुछ बेचने से है ना। अब प्ले अ गेम, अब देखो पास द हेड जैसे पास पास वाला गेम खेलते थे, नहीं जो बचपन में खेले हुए कि बैठा है फिर उसको पास कर दो हैंकी वगैरह से, तो लग रहा है कि उसी के जैसा ही। अब लड़का क्या सोचेगा कि गेम से रिलेट कर देगा, तो गेम नहीं होगा। कोई काम करने से मना नहीं करना, टू कलेक्ट मनी, ये कराया हूं क्लास का, यानी टू पास द मनी का मतलब होता है कि पैसे इकट्ठे करना, पैसे चुनना, उसे ही कहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इन अ पिकल। अब इन अ पिकल का मतलब होता है, क्या होगा, यानी पिकल का मतलब अचार होता है। इन अ पिकल, अब किसी को एक रूम है उसमें सिर्फ अचार ही अचार रखे हुए। अब इमेजिन करो, अब जो रिजल्ट निकलेगा वो आंसर दे देना। यानी कि एक कोई रूम है, एक कमरा है, और किसी को उस रूम में बंद कर दो, चारों तरफ सिर्फ अचार ही अचार है। अब बताओ कि उसका विचार क्या कहेगा,
खाने का, कितना खाएगा? तो इन अ पिकल, देखो जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी। जैसे जुबली होता है, जैसे नहीं, जो डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, तो जुबली मतलब होता है जुबली या जुबिलेशन, खुश या खुशी से। चलो खुश, अच्छा तो नहीं लगेगा। अपने आप को बंद करके देख लो, 1 महीने तक बंद कर दिया, रूम में सिर्फ अचार है, अचार के अलावा कुछ खाने को, रोटी नहीं दिया, अब बताओ बड़ा खुश हो गए। अब एक चला गया। इन ट्रबल, इन डीप सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख, दुख से मतलब नहीं है, गहरे दुख में ना। अ ग्रेट पेन, पेन देखो पेन तब होगा जब बंद करके मारा जाए, तो दर्द से तो नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा? इन ट्रबल। यानी इन ट्रबल का मतलब है कि कोई परेशानी में हो जाना, दुविधा में हो जाना, उसे ही कहते हैं इन अ पिकल। इन अ नट सेल आया था, अब देख नट्स होगा और सेल होगा, वही देखो सेम चीज आ गया। तो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना किसी भी चीज को। समझ में तो आ रहा है ना? कोई है जिसको ना समझ में आ रहा हो? कोई है नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अब देखो काउच पोटैटो, अब कराया हूं, ये क्लास का आया हुआ है। देखो काउच पोटैटो का मतलब होता है कि एक लेजी पर्सन, यानी जैसे अब जैसे देखो, जो काउच हो गया, पोटैटो आलू हो गया। अब कोई काउच पे बैठ के सिर्फ आलू का चिप्स खाएगा तो क्या हो जाएगा? पतला होगा, ओवरवेट हो सकता है, हाइपर एक्टिव होगा, लेजी पर्सन को कहते हैं। इसके 2 मीनिंग होते हैं, ध्यान देना, इसके टोटल 2 मीनिंग है। एक मीनिंग कहता है कि जो ये दिखाए कि जो टीवी का बहुत ज्यादा शौकीन हो, बहुत ज्यादा टीवी देखता हो, और दूसरा बहुत ज्यादा आलसी टाइप का है, उसे कहते हैं काउच पोटैटो। नेक्स्ट है कम हेल और हाई वाटर, यानी कम हेल और हाई वाटर का मतलब, अब एक बात बताओ, सुनो, अब एक बात समझाओ मुझे कि आप एक एक शब्दों के मीनिंग को निकालो। कम का मतलब आना, हेल का मतलब होता है नर्क, और हाई ऊंचा, वाटर मतलब पानी। अब देखो इसको मतलब निकालो, क्या होना है, चाहे कुछ भी हो। यानी कम का मतलब आना, चाहे हेल आए, चाहे नर्क आए, चाहे हाई वाटर, चाहे कितना भी पानी आए, यानी नो मैटर व्हाट, फीलिंग इल से नहीं होगा। देखो लिटरल कर रहा है, लिटरल होगा ना। पॉसिबल ऑब्स्टिकल इन वन स्पॉट, पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स नहीं। समथिंग गुड, अब गुड से होगा नहीं। यानी कहता है क्या कि चाहे कुछ भी हो, हर तरीके से हर संभव प्रयास कर जाना, वही कहलाता है कम हेल और हाई वाटर। यानी नो मैटर व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, आगे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, अब ध्यान दो, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी आई का मतलब क्या हो गया? आंख। ब्लिंक का मतलब होता है टिमटिमाना, ब्लिंकिंग करना, ब्लिंक करना। इन का मतलब में, यानी कोई ऐसी चीज जो एक बार आंख बंद हो, जिसके कि पलक झपकते ही होता है ना, यानी उसी को तो कह रहा है पलक झपकते ही, यानी समथिंग दैट इज नॉट रियल, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ वेरी, अब देखो अब ये कह रहा है कि विद इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लंबे समय को दिखाता है। पलक झपकते ही का मतलब क्या है? पलक झपकते ही गायब हो गया, तो यानी बहुत देर में। समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, तो क्या हो गया? विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एकदम छोटे समय में, एकदम कम से कम समय में, उसे ही कहते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट वर्ड है देखो, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क मतलब होता है भौंकना, कुत्ता से नहीं है, रॉन्ग से नहीं है, साउंड से नहीं है। इसका ये बताया था ना बार्क वाला, कि जो गलत जगह पर कोई संभव प्रयास कर। अब देखो थीन आइस, अब ध्यान सुनना, थीन मतलब होता है पतली, आइस का मतलब होता है बर्फ। अब एक बात बताओ, सेंटेंस में यूज कर दिया है आइस, तो ऑप्शन वो सारे कट जाएंगे जो या तो ठंडे के बारे में बात करे, कटेगा ना। जैसे देखो कूल कर रहा है, कूल होगा ना। अब देखो टू कीप, अब देखो अब ठंडा तो ये भी है विंटर से, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो इन अ
प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन टू कीप फेलिंग रिपीटेड एफर्ट्स की बात नहीं कर रहा है। पतली बर्फ का मतलब यह है खतरे की निशानी, यानी जो एक रिस्की चीज होता है उसे कहते हैं पतली बर्फ। थीन आइस का मतलब होता है खतरा मोल लेना, कोई खतरे के थ्रू गुजरना, वही कहलाता है थीन आइस। नेक्स्ट देखो, गिव समबडी अ रिंग, ये भी कराया हूं। गिव मतलब देना, समबडी मतलब किसी को एक अंगूठी देना, प्रपोज मैरिज। इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ वन, ट्रैप समबडी इन डिफिकल्ट, ट्रैप कर लेना, ट्रैपिंग से कोई मतलब नहीं है, कॉल करना। यानी जैसे ये तो कराया भी था, ऐसा नहीं कि किसी को जरा एक घंटी देना, एक रिंग देना, यानी रिंग देने का मतलब घंटी देना, यानी किसी को कॉल करना। आगे देखो, यहां है द अल्फा एंड ओमेगा। देखो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, कितने क्वेश्चन आते हैं पता है। हम जितना भी अपनी जिंदगी में जितना पढ़ते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान है इस चीज का। दो शब्द हैं, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे, बता रहा हूं। यहां पर है अल्फा, यानी ग्रीक भाषा में ए को अल्फा कहते हैं, बी को बीटा कहते हैं, और अल्फा और बीटा को जोड़ के बनाया गया है अल्फाबेट। अल्फाबेट उसी में आता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ऐसे ओमेगा, आयोटा, सब पढ़े हो ना, एलिप्सन वगैरह सब पढ़े हो, ये सब यही से निकला है। यानी अल्फा का मतलब होता है ए, इसी में आया है। देखो अभी जैसे ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। एक बात बताओ, कोविड-19 के अंदर वेरिएंट आ रहे थे, डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा में डेल्टा वर्ड पता है क्या है? जैसे हम डी फॉर डॉग कहते हैं तो डी फॉर डेल्टा कहते हैं। हम लोग के फॉर किंग कहते हैं, के फॉर कप्पा कहते हैं। ओ फॉर हम लोग कहते हैं ऑनियन, वो ओ फॉर ओमिक्रॉन कहते हैं। अब ये जितने वेरिएंट निकले हैं सब उसी से निकला है। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, आयोटा, थीटा, जितने सारे हैं ये सब उसी से। पाई, पी फॉर पाई होता है, अब पाई वहां से लिया गया है। यानी जितने शब्द हैं, एक बार क्या करना, कोशिश करना घर जाके जब भी खाली टाइम मिले, ग्रीक मैथोलॉजी के जितने लेटर हैं, लेटर को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई वर्ड आएगा आप रिलेट तुरंत कर लोगे। अब इन सारे जैसे मैथ से पढ़ते हैं, थीटा उटा तो सब मैथ में है, अब मैथ में प्रभाव है इसका, वहां से आया है। पाई हो गया, फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में मैथमेटिकल्स जहां होगा वहां यूज किया जाएगा, रीजनिंग में नहीं आ जाता है, रीजनिंग में भी यूज कर लेते। तो देखो यहां पर है ए, अब ए फॉर अल्फा, और ये ओमेगा, ओमेगा सबसे जेड लेटर है, सबसे लास्ट। यानी मैंने लिखा ए और जेड, ए फॉर अल्फा, जेड को ओमेगा कहते हैं। अब मैं बोलूं कि ए से जेड तक मालूम है, मतलब पूरा मालूम है, तो वही है द अल्फा एंड ओमेगा। यानी अल्फा और ओमेगा पता होने का मतलब है हैप्पी एंड सैड ना, बिगिनिंग एंड एंड, यानी शुरू से लेके अंत तक। अब ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे, जैसे ग्रीक टू समवन, समझने में बड़ा कठिन हो, जो चीज समझने में आसानी ना हो। अल्फा का मतलब है कि पहला, शुरुआत कोई। आगे बढ़ जाएं, इसी से बना है अल्फाबेट। अल्फा प्लस बीटा को जब जोड़ दोगे तो बनता है अल्फा बीटा, जिसे शॉर्ट करके अल्फाबेट कह दिया गया। अल्फाबेट का मतलब होता है एबीसीडी पूरा, और अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा भाषाएं। आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट का मतलब होता है डिस्प्यूटेड, विवादित चीजों को, वही है आलू डालो सोना निकाल। यानी एक और इसमें मिलता है हॉट पोटैटो, याद आ रहा है, वो भी यही है, वही आलू और सोना वाला बड़ा वायरल हुआ था। तो वही क्या है, एग्रीएबल, डिस्प्यूटेड को दिखाता है, अननोन नहीं, अनक्लियर नहीं, डिस्प्यूटेड चीजों को दिखाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, यहां पर है रेड लेटर डे, रेड हॉलीडे, रेड लेटर डे का मतलब छुट्टी का दिन होता है। हैप्पी एंड मेमोरेबल डे, यानी जो खुशी का दिन है, जो खुशी का दिन है, जो एक त्योहार का दिन है। देखो हॉलीडे बना कैसे है, एक शब्द होता है होली, होली का मतलब होता है पवित्र, डे का मतलब होता है दिन,
यानी पवित्र का मतलब है कि जितने भी अलग अलग धर्म के, जो जाति मजहब के जो लोग हैं, उनके लिए अलग अलग धर्म, यानी वो क्या बोलते हैं, त्योहार और ये सारी चीजें, फेस्टिवल वगैरह मनाया गया है। अब जैसे हमारे लिए जितने लोग हैं, अब सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने उनके त्योहार हैं वो एक अच्छा दिन होता है। और इसीलिए कहा गया कि जितने त्योहार के दिन हैं उनको छुट्टी का दिन बनाओ। जैसे जब कैलेंडर को लॉन्च किया गया तो कहा गया कि जितने त्योहार वाले दिन हैं उनको छुट्टी का दिन बनाओ, तो यहां से वाई को चेंज कर दिया गया आई में और शब्द तैयार हो गया हॉलीडे। अब इसमें आ गए वो सारे शब्द, जैसे संडे भी हो गया। इसीलिए आपने सुना होगा गेस्टेड हॉलीडे के बारे में, यानी हॉलीडे का मतलब होता है कि जो त्योहार है उसके दिन और वो छुट्टी के दिन बदल गए। रेड लेटर डे का मतलब होता है छुट्टी से संबंधित नहीं, इंपॉर्टेंट डे। देखो स्टार्टिंग डे गया और एंडिंग डे गया, दो गए ना। अब आ रहा है सवाल कि हॉलीडे और सिग्निफिकेंट। देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मजबूरी में फिर इसे करना पड़ता, लेकिन जब इससे बेहतर जब ऑप्शन दिया है तो यही क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जो एक अच्छा दिन है, मेमोरेबल, महत्वपूर्ण हिंदी में कहते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, फिर से आ गया। देखो चेंज कर रहा है कैसे कैसे। अब कैसे चेंज किया, अब देखो यहां कह रहा है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि जैसे चाहिए कहीं और निशाना लगाना, लगा कहीं और रहा है। जैसे ये देखो, ये एक पेड़ है, अब एक यहां पर पेड़ है। अब ये कहानी आपने सुना होगा कि एक, जैसे क्या बोलते हैं, एक कुत्ता है, वो रोटी खा रहा था, तब तक एक कौवा उसको छीन के लेके चला गया, सुने हो ना। अब वो कौवा आके यहां पर बैठा हुआ है और कुत्ता यहां आके भौंक रहा है। यही चीज है ईडीएम का मतलब, यानी है यहां पर और आवाज यहां दे रहा है, तो वही है क्या, बार्किंग अप, यानी बार करना, कहां, गलत पेड़ पर, यानी गलत जगह निशाना लगाना, ऐसी जगह निशाना लगाने से रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब देखो स्कॉल्ड मतलब होता है किसी को डांटना, नहीं होगा। लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, रिक्वेस्टिंग इन एन एरोगेंट मैनर, एरोगेंट से मतलब नहीं है। एक्सपेक्टिंग अ फेवर फ्रॉम हर्ट ना। अब देखो, अब यहां पर चेंज हुआ कि नहीं। इसके पहले एक और क्वेश्चन आया था, ऑप्शन पूरा चेंज है। तो ऑप्शन कुछ भी पूछे, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, ऑप्शन चेंज रहेगा, लेकिन आपके जो सेंस निकाल रहे हैं उस सेंस से आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे जो अल्टीमेट आंसर होना है। नेक्स्ट देखो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब पहले समझो क्या होता है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड हो या लीव नो स्टोन अनटच्ड हो, दोनों का मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना। जैसे मान के चलो किसी का एग्जाम है, अब एग्जाम में क्या होता है कि जैसे पढ़ा उढ़ा तो नहीं और ना पढ़ा चला गया एग्जाम देने, अब रास्ते में जितने मंदिर दिखेंगे सबके सामने नतमस्तक करेगा। यानी टू लीव, लीव छोड़ना नहीं, स्टोन पत्थर, अनटर्न मुड़े हो या टच्ड, दोनों का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा संभव ना छोड़ना जिसकी वजह से मेरा उद्धार हो जाए। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड हो या अनटच्ड हो। दूसरा, ये जो इडियम है इसके दो मीनिंग है, दो इसके जेनेसिस हैं। पहला एक ये कहता है कि जैसे किसी का मान के चलो कुछ सामान भूल गया, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते, क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो बॉल कहीं पर चली जाती थी। अब बॉल चली जाए, जहां बॉल जाने की कोई उम्मीद भी नहीं है वहां पर जाकर ढूंढेंगे, ढूंढते थे ना। इसी कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी अपने सफलता के लिए, अपने कामयाबी के लिए कोई भी ऐसा पत्थर ना छोड़ना जिसको टर्न करने पर सफल हो जाओ। यानी सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर, डू अ फ्यूटाइल टास्क, अचीविंग अ ट्रिमेंडस फीट, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हर संभव प्रयास कर जाना। हर संभव प्रयास करने का मतलब यह है कि जहां पर कोई उम्मीद भी ना है वहां भी अपना जैसे प्रतिभा दिखाना, अपने काम को करना। नेक्स्ट देखो, बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बॉल इन इज योर कोर्ट का मतलब क्या है, देखो बॉल का मतलब गेंद, इज मतलब है, इन मतलब में, योर मतलब तुम्हारे कोर्ट, यानी तुम्हारे पल्ले में बॉल है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि बॉल तुम्हारे पास है, जहां मन करे वहां घुमा दो। अब लिखा है पुट द ब्लेम टू अदर पर्सन, रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर बिलोंगिंग्स, इट इज अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन, टू टेल सम पोलाइटली अबाउट हिज और हर मिस्टेक। ध्यान देना, यानी बॉल इज इन योर कोर्ट आया था ना ये क्लास में,
ये तो कराया हूं। इसका मतलब सुनो ध्यान से, इसका लिटरली ये मतलब होता है बॉल इन इज योर कोर्ट, कि एक ऐसे अवस्था में होना जहां पर जो चाहो कर सकते हो, यानी एक ऐसे पोजीशन पर होना कि जहां पर आप जो चाहो, जैसे आप सब पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक ऐसी अवस्था में हैं कि आप जिस नौकरी में चाहो अगर फॉर्म डाल रहे हो, अगर ईमानदारी से मेहनत करो चले जाओगे। अब उम्र निकल जाएगी तो पोजीशन में रहोगे। तो यही कहलाता है बॉल इन इज योर कोर्ट, यानी इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। यानी ये समझ लो कि यहां पर गोल है, क्या बोलते हैं इसे, चलिए गोल पोर्शन जो है, अब यहां पर बॉल है, अब यहां गोल कोर्ट है ना ये, अच्छा गोल पोस्ट, तो अब यहां पर जो फुटबॉल है अब ये तुम्हारे पैरों के नीचे है। अब इसका मतलब यह है कि अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। एक गोल चाहिए जीतने के लिए, अगर गोल कर दिए तो जीत गए। यानी यही कहलाता है कि बॉल, यानी जो बॉल है तुम्हारे कोर्ट में है, तुम्हारे पल्ले में है, जैसे मन करे वैसे कर दो। तो ये अगर गोल चला गया तो फिर जीत गए। तो यही कहलाता है तुम अपने नेक्स्ट डिसीजन के मतलब ऐसे अवस्था में होना, ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने मियां मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ स्वयं करना, यानी अपने मुंह से अपने ज्ञान की बखान करना, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, वही कहलाता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। यानी इसका मतलब है कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर देना। अब देखो फॉलो अदर्स, यहां पर कंडेम का मतलब निंदा करना। बी सेल्फ रिलायंट, यानी रिलायंट नहीं, प्रेज वन सेल्फ, अपने आप के बारे में तारीफ करना, अपने आप के बारे में कहना। बचपन में चाय बेचता था, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर क्या है, आया था ना, ये कराया तो हूं क्लास का। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि बचपन में मैं चाय बेचता था, आज आईएएस अधिकारी हूं। तो लोग कहा चाहते हो पढ़ाऊं ना, मैं लगे हो तो फिर आज तक तो अंग्रेजी में बंटाधार हुआ ही है, आगे भी वही हाल होता रहेगा। नहीं, क्रॉप की बात नहीं, जैसे नहीं होता है कि कई लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, आज मैं ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं 10वीं पास नहीं था, अब मैं चाय क्या बोलते हैं आईएएस अधिकारी हूं। इन सभी को कहते हैं कि जैसे मैं ये नहीं था, मेरे पास ये सोर्सेस नहीं था। अरे सोर्सेस तो एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी नहीं था, किसके आगे गए मांगने के लिए, किसी के आगे नहीं गए, उनका खुद पर था, खुद पर भरोसा था। इसीलिए मेरा यही कहना है कि इफ यू बॉर्न पुअर, अगर गरीब पैदा होते हो, इट्स नॉट ऑफ योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बट इफ यू डाई पुअर, अगर गरीब मर जाते हो, ये पूरी की पूरी तुम्हारी गलती है। क्यों किए ऐसा, तो ये दिखाता है। अब देखो ऑफ द फर्स्ट वाटर ये आ चुका है, ये पढ़ाया हूं, यानी ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है कि ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का होना। देखो एक बार अगर प्रैक्टिस के साथ बन गए ना, यहां से प्रैक्टिस करने लगे तो फिर आपको ये भूल नहीं पाओगे। अभी कभी क्वेश्चन देखोगे आंसर आपको आता होगा। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑप्शन सी को। अरे क्रिटिकल का मतलब होता है कि जो डेंजर है, क्रिटिकल जैसे इंडेंजर्ड को दिखाता है ये। जैसे देखो क्रिटिकल क्या दिखाता है, जो परेशानी, जैसे किसी की अवस्था ऐसी हो गई है कि जो अब ये सरवाइव नहीं कर पा रहा है। क्रिटिकल जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया तो क्रिटिकल चला गया है, क्रिटिकल हो गया है, तो वो है क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। क्रिटिकली यानी जो जैसे कोई परेशानी में है, बहुत ही दुविधा में है, यानी उसका तबीयत खराब हो गया है और उस समय की जो जरूरत होती है उसको क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कहते हैं। आगे बढ़ो। टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर, यानी टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि दूर रखना। इस अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। सीधा सीधा याद करो, यानी वुल का मतलब भेड़िया, और भेड़ नहीं भेड़िया, और डोर का मतलब दरवाजा, यानी अपने दरवाजे से भेड़ियों को दूर रखना। इसका मतलब भूखमरी से बचना, स्टारवेशन से बचना। नेक्स्ट देखो, एन एक्स टू ग्राइंड। अब एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि अपना खुद का स्वार्थ रखना। जैसे कोई कुल्हाड़ी ले रहा है, धार लगाया जा रहा है, रगाया जा रहा है, तो उसमें कुल्हाड़ी से प्यार नहीं है। कुल्हाड़ी को खूबसूरत बना रहा है तो उससे कुल्हाड़ी से प्यार नहीं है,
वो तो है ही, कब कोई मिले कि इसका इस्तेमाल करूं मैं। जितना ज्यादा नोकीला रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा। तो ये है एन एक्स टू ग्राइंड, यानी ग्राइंड का मतलब होता है रगड़ना, घीसना, ऐसे नहीं होता ग्राइंडर। तो ग्राइंड से ही बना है ग्राइंडर। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी पर धार लगाने का मतलब क्या है? एक्ट करना ब्रेवली, टू एक्ट लाइक अ फूड, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, यानी कोई एक सेल्फिश मोटिव है सेल्फ के लिए। देखो यहां पर है सेल्फ, ISH लगा है, यानी सेल्फ के लिए मोटिव होता है। सेल्फिश शब्द बना है सेल्फ से, कि स्वार्थ, खुद का, स्वयं का स्वार्थ होना। नेक्स्ट देखो चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है जो डरपोक टाइप का है, बोल्ड साहसी हो जाएगा, कंपोज नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, कावर्ड। कावर्ड मतलब होगा डरपोक, यानी डरपोक टाइप का है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो बीट अबाउट द बुश। देखो बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश बताया था आपको। अब एक बात बताओ, आंसर जो भी हो ये होगा, बुश हटा दो। यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, सीधी सीधी बात ना करना। कॉल अ स्पेड इसका अपोजिट होता है। अब देखो मेक एक्सक्यूजेस, एक्सेप्ट डिफीट, अवॉइड द टॉपिक। टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे किसी से पूछा कि बताइए आप इसकी रैली में क्यों आए थे, आपने रैली में क्या क्या सुना। अब उसको पता नहीं है क्या क्या सुना, अब बोल रहा है कि ये चीज सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। एक वीडियो देखा था मैं, लिंक जो कर पा रहा हूं, समझ पा रहे हो? जैसे कोई भी चीज मान लो, किसी से कोई सवाल पूछा कि बताओ कि दो और दो कितने होते हैं। अब वो सीधा सीधा 4 नहीं दे, अब वो घुमा फिरा के बता रहा है कि देखिए 2 होता है, 2 इसलिए होता है क्योंकि ये जो है 1 के बाद आता है, और ये 3 से पहले आता है, और ये 2 और 2 का होना, देखिए ये पूरी तरीके से देश के खिलाफ बात करने के बराबर है। अगर आप 2 और 2 को एक साथ जोड़ रहे हैं तो कल 2 और 2 मिलके बहुत सारे लोगों को मारेंगे, किसी का रास्ता रोकेंगे। अब वो तुझसे पूछा कि 2 और 2 कितना होता है, अब उस पर वो मारने पीटने और ये सब बातें कर रहा है। इसी को कहते हैं बीट अबाउट द बुश। यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, टू द पॉइंट बात ना करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात मत करना, यानी अवॉइड द टॉपिक। टॉपिक के परे, टॉपिक उपिक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 2 को 1 करोगे तो फिर दिक्कत होगा। अब देखो 11th आवर। अब देखो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आर की बात कर रहा है, और घड़ी के अंदर 11 के बाद 12 आता है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। अब देखो, अब यहीं पर सिखा रहा हूं तुमको कि कैसे इडियम बनता कैसे है। एक बात बताओ, यही घड़ी है, अगर मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं इसका मतलब आखिरी पॉइंट पे बात कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं इसका मतलब शुरुआत। अगर इस पॉइंट पर बात करूं तो बीच की बात कर रहा हूं। समझ में आया? अब इसी पर पूरा ग्राफ बना देगा, इडियम चाप दिया इसी पर। तो यहां पर ध्यान यह रखना है कि ये एंड को दिखाया, ये स्टार्टिंग को दिखाया, और ये मिडिल यानी बीच के हिस्से को दिखाया। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या हो जाएगा? एट द वेरी लास्ट मोमेंट। क्लियर है? चलिए और देख लो, फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखो मान के चलो आंसर कुछ भी हो, ये होगा डिहाइड्रेटेड होगा। वाटर है तो हाइड्रेटेड नहीं, यानी कैसा? अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी अनकंफर्टेबिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है ग्रीस एनीबडीज पाम, आ गया, यानी किसी के पाम में हथेली, पाम का मतलब होता है हथेली, तो पाम में ग्रीस लगाने का मतलब क्या है? घूस लेना, घूस देना, ये सब होता है। ग्रीस एनीबडीज पाम। गिफ्ट ऑफ द गैब, एग्जैक्टली गिफ्ट ऑफ, देखो गैब का मतलब ही होता है बकबक करना। अब कोई किसी को मिला है कि गिफ्ट ऑफ द गैब मिला है, यानी जैसे किसी को गिफ्ट में मिला है क्या? बकबक करने का कोई तोहफा मिला है उसे, वही होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। एंड टैलेंट फॉर स्पीकिंग का मतलब है कि जिसके पास वो टैलेंट है। कैसे बोले? सुनो ध्यान से,